हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 17 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, फाइन नो। तो ये हमने डेरिवेशन को समझ लिया है और आज की क्लास में हम लोग उसी इक्वेशन को जिसे हमने डिराइव किया था उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले डेरिवेशन देखें, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन पर आएं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जब हमने डिराइव किया था हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट हीट को समझा था, हीट और टेम्परेचर के रिलेशन को समझा था, हीट की प्रॉपर्टीज को समझा था और जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए उसे भी हमने समझा था, ठीक है ना। तो अगर आपने इस डेरिवेशन को देखा है तो आज की क्लास आपको आसान लगेगी। तो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। ओके, तो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। और हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड को क्यों यूज करने जा रहे हैं, ये मेथड होती क्या है, इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था अपने वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो अगर आपने वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को देख लिया है तो मैं एज्यूम करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड का कॉन्सेप्ट है, इसका रीजन है यूज करने का, वो आपको पता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्टली इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड को यूज करके वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन निकालना। ओके, तो हमने पिछली क्लास में क्या डिराइव किया था, हमारा हीट इक्वेशन जो है वो है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स सी स्क्वायर, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ, और ये है आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, और जो एक्सपेरिमेंट हमने जो किया था वो हमने एक ऐसे मटेरियल के रेक्टेंगुलर बार को लिया था जो कि हीट को कैरी कर सकता है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने हीट इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस तरह के ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो या तो कॉपर का बना है या फिर वो एल्यूमिनियम का बना है, जिससे इस मटेरियल के थ्रू हीट अच्छे से फ्लो कर सके, ताकि हम लोग इस हीट के फ्लो को, हीट के नेचर को समझ सकें और उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हमारा गोल आज का यही है कि जो हमने पिछली क्लास में हीट के इक्वेशन को डिराइव किया था उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो ये u है वो डिपेंड करता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स t और x पर, जहाँ t जो है वो टाइम है और x जो है वो लेंथ है हमारे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और u क्या है हमारा, u हमारा टेम्परेचर है, और हमने देखा था हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट जो है वो ट्रैवल करता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग समझने के लिए जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड की क्राइटेरिया को भी हमने अपने वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने में देखा था। वो तीन क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया होना क्या चाहिए कि हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन के पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि हमारा इक्वेशन जो है वो लीनियर और होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो बाउंड्री कंडीशन है और जो इनिशियल कंडीशन है हमारे एक्सपेरिमेंट का वो भी लीनियर एंड होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया को अगर हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करें तो ठीक है, हमारे इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड को यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, इक्वेशन लीनियर एंड होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा लीनियर एंड होमोजीनियस है। और अगर आपको लीनियर होमोजीनियस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं जहां पर हमने डिस्कस किया था इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है एंड सो ऑन। तो उसमें हमने इसे डिस्कस किया हुआ है। जो थर्ड कंडीशन है वो है बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन, वो भी लीनियर एंड होमोजीनियस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का, फाइन। उसके बाद में हम लोग बाउंड्री कंडीशन भी देखेंगे।
इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट को अभी शुरू नहीं किया है, जब टाइम हमारा 0 है, फाइन, उस समय हमारा जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का वो किस कंडीशन में है। ओके, तो यहाँ पर जब हमारा टाइम 0 है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जब हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो कि हीट कैरिंग ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर रखा हुआ है। ओके, और हमने एक्चुअली क्या किया है कि इसके दोनों कॉर्नर पर 0 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है, और जब हमारा टाइम स्टार्ट होने वाला है उस समय हम लोग इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर, ओके, कहीं पर भी हम लोग एक हीट सोर्स यहाँ पर डाल देंगे। मतलब हम लोग या तो स्टोव यहाँ पर कहीं पर लगा देंगे, कोई लाइटर लगा देंगे, जिससे कि हीट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करने लगेगा। ओके, और जब हीट का फ्लो स्टार्ट होगा हम लोग इस सोर्स ऑफ हीट को हटा देंगे, और हम लोग यही चीज यहाँ पर इस सोल्यूशन में एनालाइज करने वाले हैं कि बॉडी में जो हीट स्टार्ट हुई है वो हीट किस तरह से हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का नेचर क्या है फ्लो होने का, इन चीजों को हम लोग इस सोल्यूशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो अगर इनिशियल कंडीशन हम लोग लिखेंगे वो हमारा इनिशियल कंडीशन है u। ठीक है, u x कॉमा t, मतलब टाइम जब मेरा 0 है, u क्या है, u डिपेंड करता है x पर भी और t पर भी। ओके, x हमारा यहाँ पर है, x इस एक्सिस, x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये कंप्लीट जो मेरा मटेरियल है उसका लेंथ अगर मैं दे दूं l लेंथ का है, मतलब इस x एक्सिस पर ये लेंथ मटेरियल का बता रहा है। ओके, तो जो x है और ये टाइम जब मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब 0 इनिशियली, ये जो हीट है जिसे हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो हमारे टाइम t इक्वल 0 पर 0 है, एग्जैक्टली जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया है, और जब हम लोग शुरू करने वाले हैं उस समय हम लोग इस पर हीट देंगे और उस सोर्स को हटा देंगे। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन कहलाया। बाउंड्री कंडीशन हमारा क्या कहलाता है कि बाउंड्री कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कि जो दोनों कॉर्नर हैं, ओके, जो दोनों कॉर्नर इस ऑब्जेक्ट के हैं वो उनका क्या फिजिकल कंडीशन है। तो हमने क्या कहा कि बाउंड्री कंडीशन के समय में हमने एक्चुअली हीट को कहीं पर भी अभी डाल कर नहीं रखा है, कोई भी एक टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। सबसे इजी जो है बिना किसी कंफ्यूजन के वो 0 डिग्री सेल्सियस हमने माना कि हमने इन दोनों कॉर्नर पर 0 डिग्री सेल्सियस को दे करके रखा हुआ है। और अगर इसे हम लिखें तो यहाँ क्या होगा, जब मेरा x 0 है, यहाँ पर जब x 0 है तब किसी भी टाइम पीरियड t पर, और जब मेरा x जो है वो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये इस कॉर्नर पर, इस दोनों कॉर्नर की बात हो रही है, दोनों बाउंड्री कंडीशंस की बात हो रही है, तो वो हमारे किसी भी टाइम t पर टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है ना, तो इन्हीं चीजों को हम लोग अब समझने वाले हैं। तो ये जो कंडीशंस है, अगेन ये कंडीशंस हमारे लीनियर एंड होमोजीनियस इन नेचर है, इस वजह से हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। आप चाहे तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे तो आप इसे एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लें, लेकिन जो हीट इक्वेशन रहेगी आपकी हर जगह, वो जो नेचर हीट का फ्लो करने का रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन को। तो जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो वहां हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी हमने करके रखा था अपनी पिछली क्लास में। ये हमारा डेल बाई डेल टी ऑफ u इक्वल्स सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है जिसे हमने डिराइव कर लिया है। और अब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब हमें मालूम है कि जो u है, ओके, जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली डिपेंड करता है x पर भी और t पर भी। इसका मतलब कि जिस फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं वो फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है x पर भी और t पर भी। x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, जो x है वो सिर्फ x पर डिपेंड करता है और जो t है वो सिर्फ t पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहें तो अगर हम यहाँ पर लिखें, इसे हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी ऑफ u की जगह हम लिखने वाले हैं x और t इन दोनों को। फाइन, ये हम लिख सकते हैं इक्वल्स सी स्क्वायर, जो कि हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये हो गया डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ x इंटू टी।
ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि सिंस हमें मालूम है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो अगर ये मेरा एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है तो दूसरे वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो हम लिखेंगे x को हमने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट के जैसा, तो यहाँ पर हमने डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल T लिख दिया। अगेन यहाँ c स्क्वायर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और हमने t को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया है और डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ कैपिटल X लिख दिया। फाइन, ये हम कर सकते हैं ऐसा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जितने भी हमने कांस्टेंट को ट्रीट करा हुआ है उन सभी से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, और ऐसा क्यों करने वाले हैं अभी हम लोग देखेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन में भी इवन हमारे राइट हैंड साइड में भी हम लोग दोनों साइड x, t और c स्क्वायर जितने भी कांस्टेंट्स हमने मानकर रखा हुआ है उससे हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है, डेल t बाई डेल स्मॉल t 1 बाई c स्क्वायर देन t, और हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, डेल टू कैपिटल x बाई डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 बाई कैपिटल x। फाइन, तो अगर आप ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी तो आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि t है। ओके, यहाँ पर भी हमारा t है, तो ये हमारा बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हमारे राइट हैंड साइड में अब हमारे पास t नहीं है, ये हमारे पास x ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो सिंस ये इक्वेशन हमारा सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो ये भी हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। तो इस वजह से हमने इस तरह का रीअरेंजमेंट किया है। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग रिलेट कर दें कि ये दोनों इक्वल टू k है, कि हमारा कोई भी एक कांस्टेंट k है, तो उस केस में हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोग भी आ गए हैं। फाइन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे हम मानने वाले हैं कि ये दोनों साइड हमारा इक्वल्स k है, k कोई भी एक कांस्टेंट है। फाइन, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इस पर काम करेंगे और एक बार हम लोग इस फर्स्ट और इस थर्ड इस t के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन और k पर काम करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं 1 बाई एक्स d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने डेल हटा दिया है। क्यों हमने डेल हटा दिया और d लिख दिया है, क्योंकि हमने कहा कि अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम लोग नॉर्मल d से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब दूसरा इक्वेशन अगर हम इन दोनों पर ध्यान दें तो क्या बन जाएगा, ये तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाई सी स्क्वायर टी डी टी बाई डी स्मॉल टी इक्वल्स k हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान दें तो इसे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, 1 बाई एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के इक्वल्स 0, क्योंकि हम लोग इस k को लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते हैं राइट हैंड साइड को 0 रखने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंस हमारा x जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को हम लोग फ्री रखना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल से, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के इंटू एक्स इक्वल्स 0 इंटू एक्स, आपको 0 ही देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x x कैंसिल, d2x बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल 0। ओके, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि d बाई डी एक्स को कैपिटल D ऑपरेटर, हमने इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था, हम लोग इसे d ऑपरेटर से अगर रिप्लेस कर दें तो हमारा इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, d स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स इक्वल्स 0। अगर आप x को कॉमन ले लें तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल्स 0, ठीक है। और ये हम लोग इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया है। तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है रैदर देन किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। फाइन, अगर हम सेम काम अगर इस सेकंड इक्वेशन में करने वाले हैं, मतलब 1 बाई सी स्क्वायर टी डी टी बाई डी टी माइनस के इक्वल 0, हम लोग राइट हैंड साइड को 0 रखना चाहते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को भी फ्री रखना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल से, तो हम लोग लिखने वाले हैं, तो हम लोग अगर सी स्क्वायर टी से इस लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा,
सी स्क्वायर टी से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों साइड्स को, तो ये सी स्क्वायर टी के और यहाँ पर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टी पहले से था, और सी स्क्वायर टी इंटू जीरो आपको जीरो ही देगा, तो ये सी स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा और ये होगा डी टी बाई डी टी माइनस सी स्क्वायर कैपिटल टी के इक्वल जीरो। इसे हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं, अगर हम d बाई डी टी को रिप्लेस कर दें d ऑपरेटर से हमारे सेकेंड इक्वेशन में, तो इसे हम लिख सकते हैं d कैपिटल T माइनस, अगर इसे मैं लिखूं c स्क्वायर के कांस्टेंट को एक साथ और ये t इक्वल्स जीरो, तो फाइनली ये क्या आपका लिखा जा सकता है d माइनस सी स्क्वायर के, और t को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल्स जीरो। फाइन, तो आपका दो इक्वेशन तैयार हो गया, तो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार हो गया। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनली मुझे तो यही आंसर चाहिए ना, मुझे u इक्वल्स x इंटू टी, मतलब x का जो भी सोल्यूशन x मिल रहा है, t जो भी मिल रहा है, उन दोनों को हम लोग लिख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा हमारे u का। लेकिन हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर डिपेंड करेगा इस k पर। इसका मतलब क्या है कि जो k को हमने यूज किया यहाँ पर, राइट ना, हमने इस k से इक्वेट किया, ये k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, मगर कांस्टेंट जो है वो हमारा तीन तरह का हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है, हमने k को जीरो माना है, एक तरीका ये हो सकता है कि k हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा तीसरा केस क्या हो सकता है, k जो है वो निगेटिव है। तो हमें सारे पॉसिबल आंसर्स जो मिलेंगे इस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के, वो हम लोग को इन तीनों केसेस को एनालाइज करके मिलेंगे, लेकिन इन सभी पॉसिबल आंसर्स में से कोई एक आंसर ही सेटिस्फाई करेगा हीट इक्वेशन को, ठीक है, और उसे ही हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। फाइन, तो अब हम लोग देखने वाले हमारा केस वन। केस वन क्या है, जब k जो है वो जीरो है, जब k जीरो है तो इक्वेशन क्या तैयार होगा, इस इक्वेशन को हम देखें, जब मेरा k जीरो है, ठीक है ना, जब मेरा k जीरो है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। जब k जीरो हो जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस जीरो एक्स इक्वल जीरो, मतलब डी स्क्वायर x इक्वल जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, तो डी टी इक्वल्स जीरो, ठीक है। मतलब हमने क्या कहा, डी स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, डी टी इक्वल्स जीरो। ओके, तो ये हमारा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सी एफ प्लस पी आई निकालते हैं। फाइन, लेकिन यहाँ पर हमें पी आई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे आपका जीरो है, इस वजह से सिर्फ हमें सी एफ निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का भी और टी का भी। तो हमें मालूम है सी एफ कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है, डी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एम से, और उसमें वेरिएबल नहीं लिखते हैं, मतलब आपका पहला जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है एम स्क्वायर इक्वल जीरो, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी को रिप्लेस करेंगे एम से, टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है, इक्वल्स जीरो। ये हमारा आया एम स्क्वायर इक्वल जीरो और एम इक्वल जीरो, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को जिसमें हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल और रियल होते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला क्या है कि इसमें आपको सिर्फ दो रूट्स हैं, तो आप इसे क्या करने वाले हैं, दो टर्म को कंसिडर करने वाले हैं, c1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस टू एम एक्स, करेक्ट, एम आपका क्या है, जीरो है, ई रेस टू जीरो एक्स, और आपको मालूम है कि किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो आपको वन देगी, मतलब आपका x क्या आ जाएगा, जो आपका x है वो c1 x प्लस c2 आएगा। फाइन, तो यही यहाँ पर c2 है, आपका c1 x प्लस c2 आएगा, आप इसे c1 x प्लस c2 लिखें या c1 प्लस c2 x लिखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमारा एक सोल्यूशन हमें मिल गया। जब हमें t का सोल्यूशन चाहिए तो वहां पर ये हमारा सिर्फ एक ही रूट है। फाइन, मतलब हमें सिर्फ एक ही टर्म को लेने की जरूरत है, वो टर्म क्या आ जाएगा आपका c1 और फिर e रेस टू एम इंटू एक्स, और c1 e रेस टू एम आपका यहाँ भी जीरो है, तो जीरो एक्स मतलब c1 ओनली। सिंस हमने c1 और c2 दो नेम को, दो कांस्टेंट को हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, यहाँ पर हम लोग कोई भी दूसरा नाम दे देंगे, नाम हमने यहाँ पर c3 दे दिया है, ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये कांस्टेंट c1 c2 c3 सभी अलग है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है c1 c2 c3 अलग है, सेम है, क्या है, हम लोग सिर्फ इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग नाम देते हैं। फाइन, तो आपका सोल्यूशन यहाँ पर तैयार हो गया, x इंटू टी जो है
है C1x प्लस C2 जो यहाँ लिखा हुआ है इंटू C3 है। ओके, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इस सोल्यूशन को कैपिटल AX प्लस कैपिटल B लिख दिया है, जहां पर A क्या है आपका, A है आपका C1 इंटू C3, ओके, और आपका B क्या है, आपका B है C2 इंटू C3। ये हमने सिंपली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया जब K 0 है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि जब K हमारा पॉजिटिव रहेगा, फाइन, जब K हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है तब हमारा इक्वेशन क्या रहेगा और हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, जब हमारा K पॉजिटिव है मतलब K की जगह पे हमने लिख दिया है प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, K की जगह पे हमने लिखा है प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस आपको माइनस देगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल 0, और यहाँ देगा डी माइनस पी स्क्वायर, यहाँ होगा आपका d माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल्स 0। फाइन, इन्हीं चीजों को यहाँ पर हमने लिख दिया है। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d को हमने m से रिप्लेस कर दिया, x को नहीं लिखा है, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0। फाइन, और यहाँ का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d को रिप्लेस किया m से, t को नहीं लिखा है, और ये माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पर m की दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि m स्क्वायर है मतलब दो रूट्स आपको मिलने वाले हैं, और m की जो वैल्यू है वो आपकी सेम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों रियल जरूर है लेकिन सेम नहीं है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंस दो रूट्स हैं तो आप इन दो टर्म्स को कंसिडर करने वाले हैं, जो कि है आपका C1 e रेज टू m1 में आप p या माइनस p कुछ भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने m1 में डाला है m2 में कुछ और डाल देंगे, सेकेंड वैल्यू डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस px, और फाइन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने इन्हीं चीजों को यहाँ पर लिख दिया है। आपका t का क्या आंसर आने वाला है, तो m की जगह पर सिर्फ एक ही इसका रूट है, मतलब आपको एक ही टर्म लेना है, ये है आपका C1 e रेज टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ x नहीं लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर आप t लिखने वाले हैं, और ये आपने सिंस C1 और C2 को यूज कर लिया है, यहाँ पर आप कोई भी दूसरा नाम दे दें, हमने C3 नाम दिया है। तो ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया, x इंटू टी को, इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इन पर डैश क्यों लगाया है, तो इसका वही आंसर है जो हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने में कहा था, कि हमें मालूम नहीं है C1 C2 C3 सेम रहेगा या अलग रहेगा, तो बस उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने C1 डैश C2 डैश C3 डैश लिखा है। आप C4 C5 C6 कुछ भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है। चीजें एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर बस हमने C1 डैश इंटू C3 डैश को हमने A डैश से रिप्लेस किया है, और C2 डैश इंटू C3 डैश को हमने B डैश से रिप्लेस किया है। तो ये आपका सेकेंड आंसर आया है, सेकेंड पॉसिबल सोल्यूशन आया है। अब हम लोग केस 3 देखने वाले हैं। केस 3 में हमारा जो K है वो निगेटिव है, तो जब हमारा K निगेटिव रहेगा मतलब इस इक्वेशन पर अब हम लोग K की वैल्यू को माइनस पी स्क्वायर से, सिमिलरली यहाँ पर K की वैल्यू को माइनस पी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल 0, और d प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ लिख दिया, और फाइनली हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार हुआ, और हमारा जो रूट्स आया वो पहले इक्वेशन का है, वो हमारा इमेजिनरी पेयर है जिसके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, और सेकंड जो है हमारा नॉर्मल, जो हमने पिछले भी आंसर में देखा था। तो फाइनली आपका आंसर आ गया कॉस और साइन के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर t आपका C3 e रेज टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी आया, यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ओके, तो फाइनली हमने आंसर लिख दिया x इंटू टी को इस फॉर्म में। डबल डैश सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारा ये कांस्टेंट जो है कोई भी अलग कांस्टेंट है, और या तो इसे आप आंसर लिखें या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो a डबल डैश b डबल डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। a डबल डैश हो जाएगा C1 डबल डैश इंटू C3 डबल डैश, और b डबल डैश हो जाएगा C2 डबल डैश इंटू C3 डबल डैश। ओके, फाइनली हमारे पास तीनों केस के आंसर्स आ गए हैं, तीनों सॉल्यूशंस आ गए हैं, लेकिन हमें ये एनालाइज करना है कि इन तीनों केसेस में से कौन कौन से आंसर्स या कौन सा आंसर फिजिकल नेचर ऑफ हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले अब हम लोग केस 1 को एनालाइज करेंगे। तो ये इक्वेशन है आपका C1x प्लस C2 इंटू C3। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T मिसिंग है, यहाँ पर T प्रेजेंट नहीं है,
मगर जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ हीट जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, सिंस हमने जो इस अपने ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया, मे बी कोई हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया है, कहीं भी जो हमने सोर्स ऑफ हीट दिया था, जब हीट का फ्लो शुरू हुआ हमने सोर्स को हटा लिया है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हीट जो है वो कम होने लगेगी, और उसके बाद में एक टाइम आएगा जब हीट जीरो भी हो जाए। फाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा हीट कम होगा, हीट जो है वो टाइम पर भी डिपेंड करता है, मगर इस इक्वेशन में टाइम वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इससे हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ हीट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग केस 2 की ओर बढ़े। केस 2 हमें बताता है कि ठीक है, एक तो क्राइटेरिया मैच कर रही है कि यहाँ पर टाइम भी है और यहाँ पर एक्स भी है। फाइन। लेकिन अगर हम लोग अगेन फिजिकल नेचर ऑफ हीट देखते हैं, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, फाइन, आपका जो हीट है वो कम होना चाहिए, मगर इस इक्वेशन में टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हीट जो है एक्सपोनेंशियली हाई होते जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हीट का सोर्स हमने हटा दिया है। ओके, तो यानी ये भी हम लोग इस आंसर को भी हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं। फाइन। अब हम लोग थर्ड केस की ओर बढ़े। थर्ड केस जो हमारा, जब हमारा के जो है वो निगेटिव है, फाइन, उस केस में जो आंसर तैयार हुआ है वो सोल्यूशन बताता है कि यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो x पर भी डिपेंड कर रहा है और t पर भी डिपेंड कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, फाइन, वैसे वैसे ये जो हीट है वो एक्सपोनेंशियली वो कम होता जा रहा है, e रेज टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 बाई ई रेज टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होते जा रही है, और यही हमारा फिजिकल नेचर ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हो सकता है कभी एक टाइम आएगा जब हीट हमारा जीरो भी हो जाए, तो हमारा ये जो आंसर है इस सोल्यूशन को हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये फिजिकल नेचर ऑफ हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फाइन। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन, सभी पॉसिबल सोल्यूशंस को निकाला और एक सोल्यूशन हमारा एक्सेप्टेड हो रहा है जो कि के नेगेटिव वैल्यू पर है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।